हेलो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स, है ना। और इस जेनेटिक्स में आपके दो चैप्टर्स हैं। पहले में आप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इनहेरिटेंस के बारे में। और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका आणविक आधार का है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस का है। तो दोनों ही चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस यूनिट को, इन चैप्टरों को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें, है ना, क्योंकि इनके बिना आप नीट में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस इन चैप्टरों से पूछे जाते हैं, इस यूनिट से पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग आपका 40 से 50 मार्क्स का जो वेटेज है ना, वो इसी जेनेटिक्स का ही होता है बेटा। तो जेनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और जेनेटिक्स की सबसे खास बात यह है कि ये आपको किसी टीचर से ही समझनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाता है। क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के बन जाते हैं तो उनमें मिस्टेक हो जाती है। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, तो आपको किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप मेरे पास आ चुके हैं ना, तो आप मुझसे ही पढ़ो, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ उतना आपने कर लिया तो आपके सभी क्वेश्चंस निकल जाएंगे, बेफिक्र रहो। चाहे आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, है ना। बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आनुवंशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो उन सभी को अपन समझेंगे। उसके बाद में फिर अपन मेंडलिज्म को स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए, आनुवंशिकता क्या होती है। जेनेटिक्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जनक से संतति में लक्षणों की वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। और ये शब्द दिया था आपका वाटसन ने। किसने दिया था? वाटसन ने। लेकिन जनक कौन थे? मेंडल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आनुवंशिकी के जो जनक है ना, वो आपके मेंडल हैं, ठीक है। अच्छा, आनुवंशिकता क्या होती है? एक होती है आपकी आनुवंशिकी और एक होती है आपकी आनुवंशिकता, ठीक है। आनुवंशिकता होती है कि विभिन्न संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, है ना, ट्रांसमिशन, क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। देखिए, दोनों डेफिनेशंस एक जैसी ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप लक्षणों का अध्ययन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लक्षणों का अध्ययन। और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लक्षणों का संचरण कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन एक जैसी ही हैं। जब आप जेनेटिक्स कहोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हो, है ना। और यहाँ पर आप जब आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहोगे तो इसका मतलब क्या है? लक्षणों का संचरण हो रहा है। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, विभिन्नता क्या होती हैं? विभिन्नताओं का मतलब है कि कुछ ऐसी वेरिएशंस आ रही हैं, जैसे मान के चलिए कोई पिता है तो उसके पुत्र में उससे क्या जाती हैं? जीन्स जाती हैं। लेकिन उसका पुत्र भी पिता के जैसा 100% नहीं बन पाता है, उसमें भी कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, है ना। कुछ डिफरेंस आते हैं जिनको क्या कहते हैं अपन? विभिन्नता कहते हैं। देखिए, वंशागत लक्षणों से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक रूप से पूर्णतया जनक से समान नहीं होती हैं, जनक के समान नहीं होती हैं। इनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य दिखाई देती हैं। समझ में आ रही है बात? पूरी तरीके से जनक के समान नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ आपको विभिन्नताएं देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन है जिनमें मैंने जेनेटिक्स, हेरिडिटी और आपकी वेरिएशन, इन तीनों की बात करी है। अब देखिए, आनुवंशिकी में कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जगह जगह पर यूज होते हुए मिलेंगे ये शब्द, है ना। जैसे सबसे पहला है आपका जीनोटाइप, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है? एक होता है आपका जीनोटाइप और एक होता है आपका फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। देखिए, जीन प्रारूप कहते हैं किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीनों के समूह को, उस लक्षण का जीन प्रारूप कहते हैं। सीधा सा अगर एक शब्द में आपको बताऊं तो जीन प्रारूप का मतलब होता है जीनों का समूह, ठीक है, या जीनों का संयोजन। इसको क्या कहते हैं अपन? जीन प्रारूप। और फिनोटाइप किसको कहोगे आप? जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं उनको अपन फिनोटाइप कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई पेड़ लंबा है ना, कोई पेड़ लंबा है, बहुत लंबा पेड़ है, ये पेड़ है मान के चलिए, तो ये आपको लंबा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? इसका फिनोटाइप हो गया। लेकिन लंबे के लिए जो जीन है वो मान के चलिए टी है और ये टी है ना, ये लंबे के लिए जीन है, ये बोने के लिए है। तो ये जो आपको टी और टी दिख रही हैं, है ना, टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपको पेड़ में नहीं दिखाई देंगी, है ना। ये उसकी जीन है, ये दिखाई नहीं देती है। तो इनको क्या कहते हैं अपन? जीनोटाइप। समझ में आ गई बात? जीनोटाइप आपको दिखाई नहीं देंगे, फिनोटाइप आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, जीन क्या होता है? वंशागत सूचना की इकाई है। क्या है?
वंशागत सूचना की इकाई है जो कहाँ पर पाई जाती है? डीएनए पर पाई जाती है। जो डीएनए होता है अपना, ठीक है, उस पर पाई जाती हैं ये जीन्स, है ना, और इन्हीं में ही सूचना निहित होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए। समझ में आ गई बात? और इनको दर्शाओगे किससे आप? युग्म विकल्पियों से दर्शाया जाता है। जैसे मान के चलिए टी है ना, इधर की साइड में स्मॉल टी है, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से क्या होती हैं बेटा, जीन पाई जाती हैं डीएनए पर, जो कि क्या है? वंशागत सूचना की इकाई हैं। ठीक है। एलील, युग्म विकल्पी किसको कहोगे आप? देखिए, एक जीन जो होता है ना, उसमें दो युग्म विकल्पियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। एक जीन में कितनी युग्म विकल्पियाँ पाई जाती हैं? दो युग्म विकल्पी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए अभी मैंने बताया था कि पेड़ का पौधा लंबा है, तो उसके लिए ये दो युग्म विकल्पी पाई जाती हैं। ये मेंडल ने बताया था। लेकिन इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने तीन तीन युग्म विकल्पियों के बारे में भी बताया था कि एक जीन के लिए दो से ज़्यादा भी युग्म विकल्पी हो सकती हैं, है ना, दो से ज़्यादा भी युग्म विकल्पी हो सकती हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी एक जीन का निर्धारण आप करोगे तो उसमें सिर्फ दो ही युग्म विकल्पी होंगी। एक जाति के लिए हो सकती है कि तीन हो। ठीक है। जैसे मान के चलिए सोहन का कोई गुणसूत्र लिया आपने, जिसके डीएनए में जो जीन है उस पर दो युग्म विकल्पियां हैं, ये वाली, है ना। और हो सकता है कि मोहन के डीएनए में इनके अलावा इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मतलब ये जो युग्म विकल्पी है ये अलग मिल जाए आपको। लेकिन किसी एक इंसान में ये तीनों युग्म विकल्पी नहीं मिलेंगी। ठीक है। किसी एक इंसान में सिर्फ दो ही युग्म विकल्पी होती हैं, ये सोहन का है, ये मोहन का है। ठीक है, जो भी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहु युग्म विकल्पता जब पढ़ाऊंगा, मल्टीपल एलिज्म जब पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। अभी आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन समझ लो। एलील क्या होती हैं? किसी जीन के दो या उससे अधिक रूप। ठीक है। मतलब जो जीन होता है वो दो एलील से बना होता है, या उससे अधिक से भी हो सकता है, लेकिन आपको दो ही मिलेंगे ज़्यादातर लिखी हुई। ठीक है, समझ में आ गई? जीनोटाइप क्या है? जीनों का समूह है। फिनोटाइप क्या है? बाहरी लक्षण है। जीन क्या है? वंशागत सूचना की इकाई है। और एलील क्या है? किसी जीन को बनाने वाले ये दो रूप हैं, है ना, ये एलील है, ये एलील है। समझ में आ गई बात? तो इनसे क्या बन जाएगा? जीन बन जाएगा एक। और कुछ और टर्म्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, होमोजाइगस क्या होते हैं? होमोजाइगस का मतलब होता है जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील्स एक जैसे हों। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक टी है और ये टी है, ये क्या होगा बताओ? ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है? ये आपका हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील एक जैसे नहीं है। ठीक है। जब आपके एलील्स ऐसे हों तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, क्योंकि दोनों जो युग्म विकल्पियां हैं वो एक जैसी हैं। या फिर ऐसे भी हो सकती हैं, है ना, इसमें भी क्या है? होमोजाइगस ही है। ठीक है। तो होमोजाइगस या तो प्रभावी हो सकता है, ये आपके लंबे पौधे को दिखा रहा है, ये आपके बौने पौधे को दिखा रहा है ना, और ये दोनों ही कैसी हैं? होमोजाइगस हैं, समयुग्मजी हैं, है ना। और विषम युग्मजी में कैसा होगा? इस तरीके का, दोनों एलील्स अलग अलग होंगी। समझ में आ रही है बात? तो हेट्रोजाइगस में आपको ध्यान रखना है कि दोनों एलील अलग अलग होती हैं, होमोजाइगस में एक जैसी होती हैं। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड यानी कि संकर क्या होता है, या फिर संकरण किसको कहोगे आप? देखिए, दो भिन्न गुणसूत्रों वाले जीवों के संकरण से प्राप्त संतान क्या कहलाती है? हाइब्रिड कहलाती है। दोबारा से देखो एक बार, दो भिन्न गुणसूत्रों वाले जीवों के संकरण से प्राप्त संतान हाइब्रिड कहलाती है। तो मेरे ख्याल से आपको सभी टर्म्स समझ में आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई हैं तो आगे धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है। जैसे जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ते जाएंगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडलिज्म चालू करने वाले हैं। ठीक है। और यहीं से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है जेनेटिक्स का। समझ में आ गई बात?